नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी राजा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विक्राम जी। राजा जी, कल एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, या फिर मैं कहूं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये सरकार अगले 5 साल फिर से हिंदुत्व के सहारे चलेगी? क्योंकि अगर पिछले 5 साल देखे जाएं, 2019 का जो ट्रम्प था, सबसे ज्यादा उसमें हिंदुत्व की बात हुई है। उसमें राम मंदिर भी बना है, उसमें बहुत सारे और मंदिर भी बने हैं, तमाम कॉरिडोर का उद्घाटन भी हुआ है, तमाम हिंदू राष्ट्र की बातें भी हुई हैं। मंच से ये कहा गया कि देश ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, ये सारी चीजें कही हैं। तमाम नए नए भक्त, तमाम नए नए महाराज लॉन्च हुए हैं, नए नए बाबा मार्केट में आए हैं, जिन्होंने पूरा हिंदुत्व का तड़का लगाया है। तो इस बार ये सरकार किस ओर जाएगी? क्या मोदी जी फिर से कहेंगे मैं एक अकेला सब पे भारी? क्या कुछ होने वाला है कल के बाद? इकराम जी, आपने 5 साल कह के एक तरह से एक मजाक किया है, मैं कहूंगा। मैं आपके प्रोग्राम पे पहले ही कह चुका हूं कि बहुत जल्द ये देश मध्यवर्गीय चुनाव की तरफ जाएगा, क्योंकि जिनको आदत होती है अहंकार में रहने की, जिनको आदत होती है अपना करने की, जो मैंने सोचा मैंने वो करना है। आप देखिए, आप टीडीपी और क्या कहते हैं नीतीश कुमार की बात तो छोड़िए, मोदी जी जिस आरएसएस से निकले थे, मोदी जी ने कभी उनकी नहीं सुनी, मोदी जी ने कभी बीजेपी की नहीं सुनी। तो आप क्या सोचते हो कि इनकी सुन लेंगे? वो तो किसी तरीके एक मैं कहूंगा किसी बीमारी से ग्रस्त है कि नेहरू का उनका और नेहरू का लगता है कोई पुराने जन्म का बैर है, जो इस जन्म में वो नेहरू की बराबरी करना चाह रहे हैं कि मैं तीसरी बार नेहरू के बाद आ रहा हूं। तो आ रहे हैं तो क्या करके करने आ रहे हैं? नेहरू ने तो देश का उत्थान किया। देश जिस हालातों में था, नेहरू जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। उस जमाने में जब आदमी को अच्छी तरह से यहाँ जो एक जिंदगी की जो एक म्याद वो कम थी, दूसरा जब लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, उस बंदे ने उस टाइम आईआईटीज की सोची, उस बंदे ने उस टाइम आईआईएम्स के बारे में सोचा। आपका उसका क्या मुकाबला? लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी कहता है कि जी उसने 5 बार ओलंपिक में पार्ट लिया, मैंने भी 5 बार ओलंपिक में पार्ट लिया, लेकिन अगर हम बात करें भाई, उसने तो इतने सारे गोल्ड मेडल लिए। आपने क्या किया? देश को जो पूरे इतने सालों में देश 52 से 57 लाख करोड़ का जो कर्जाई था, मेरे को अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, आपने 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा चढ़ा दिया। जिस देश के बारे में लोग ये कहा करते थे कि भारत जैसी जो जहां इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जहां विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इतना प्यार, इतना सद्भाव, हमारा नाम इस मामले में पूरे वर्ल्ड में लिया जाता था कि ये कैसी कंट्री है जहां डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूल हैं लेकिन सुगंध सभी दे रहे हैं। आप ये हिंदुत्व की जो वैमनस्य है, ये इन्होंने ऐसा फैलाया कि इतना प्यारा धर्म है सनातन, आज से नहीं युगों युगों से। अरे आप देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, आप देखेंगे कि उसके अंदर भगवान श्री राम मारने से पहले भी कहते थे कि आज भी तू अगर मेरी शरण में आ जाता तो मैं तेरे सारे पाप मुक्त कर दूंगा। विष्णु जी ने जब हरनाकश को मारा, उसके पहले उसको बोला भी आज भी तू अपने सारे पाप मान ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अभी मैं कितने सारे एग्जाम्पल दूं, घंटों लग जाएंगे मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स देते देते कि इतना प्यारा धर्म सनातन, इतना प्यारा धर्म हिंदुत्व। खैर, लेकिन उसके अंदर ऐसा लोगों में जहर घोला गया। देखिए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला था कि मुस्लिम्स ने माना कि अपनी एक अलग कंट्री ली थी, लेकिन उस टाइम हमारी ही कंट्री का ये जो लोग थे,
महात्मा गांधी थे या जो भी लोग थे, उन्होंने माना कि जो यहां रहना चाहता है वो यहां रहे, वो जाना चाहता है वो वहां जाए। तो आज ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो भारत बना, इसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी और क्या कहते हैं अभी क्रिश्चियंस तो चलो बाद में आए, लेकिन किस किस का साथ नहीं है, किसने इसने इस धरती पे विकास करने में अपना योगदान नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 साल की जो राजनीति रही है, जिसके अंदर आज कंगना भी कहीं ना कहीं मोदी जी का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है। उसने देखा कि जो उल्टा सीधा बोलो ताकि इनकी नजरों में चढ़ोगे। आपने देखा होगा इतने सारे जो लीडर्स बने वो नेगेटिव इंपैक्ट बनाकर बीजेपी की नजरों में चढ़े और बीजेपी ने उनको टिकटें दी। तो ये आज जो हालात बने हैं, ये हालात किस लिए बने हैं? ये हालात इसीलिए बने हैं क्योंकि देश इस हिंदू मुसलमान ये जो इन चीजों से तंग आ चुका है। देश तरक्की चाहता है, यूथ जॉब चाहता है, लोग इस महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था, जैसे दूध के रेट बढ़ गए हैं, जैसे कि आपके टोल टैक्स के रेट बढ़ गए हैं। अगर ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना आता तो पता नहीं अभी तक क्या क्या बढ़ता। और जो देश में इतना बड़ा घोटाला सरकार बनने से पहले ही हो चुका है, जिसने 5 करोड़ लोगों की पीठ तोड़ दी है, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि जनता हमारी ना सड़कों पे आती है, ना सवाल जवाब करती है। वो जो 4.5 साल उसको लगता है कि हमें भुगतना ही है। वो ये जो जनता है, जनता ही सरकारों को अपने उस पे खड़ा कर सकती है। अभी आपने देखा होगा कि आज की डेट में कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे लोग 8500 रुपया मांगने जा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है कि ये पीछे किसी की चाल भी हो सकती है कि आपने लाख रुपए का वादा किया था। मोदी जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो ट्रेंड चला है ये अगर आपके घर की तरफ चल गया तो कहीं लोग 2 करोड़ नौकरियां ना मांगने लग जाएं, कहीं लोग अपना 15 लाख ना मांगने लग जाएं। तो ऐसे हालातों से बचना चाहिए। जो सरकार में आए नहीं उनको बदनाम करना और उनको ये दिखाना, उन्होंने भी, मैंने अपने क्वेश्चन अपने आपके प्रोग्राम में ये सवाल पूछा था कि राहुल गांधी भी अगर कह रहे हैं कि लाख रुपया देंगे तो ये बताएं कि धन कहां से आएगा, क्योंकि इस देश को मोदी जी ने आज इतना कर्जाई कर दिया है कि मुझे नहीं समझ आता कि आने वाली उन्नति इस भारत की कैसी होगी। लेकिन सर एक बात तो बताएं, अगर कल सरकार बन जाती है, पॉलिसी भी बनेगी, नए नए आइडियाज भी डेवलप होंगे, और सबसे जो मेन चीज है कि किस सेक्टर पर कौन सा मतलब किस दल को बिठाया जाएगा और वो किस हिसाब से काम कर सकता है। फाइनेंस जो देश में अभी तक निर्मला सीतारमण संभाल रही थी और उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, उस पर एक सवाल है कि देश महंगाई से जूझ रहा है, देश जो है और बहुत सारे क्राइसिस से जूझ रहा है और कर्जे से जूझ रहा है। क्या उसको लेकर कुछ हो सकता है, बेहतर हो सकता है? क्योंकि मोदी जी जब तक हैं, क्या आपको उम्मीद है कि बेहतर होगा या नहीं होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि बेहतर होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस टाइम मोदी जी का साथ दे रही हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा विचार विमर्श चल रहा है कि मुझे ये वाला चाहिए तो मुझे ये वाला मिनिस्ट्री चाहिए। तो वो देश की सेवा करने के लिए नहीं चाहिए, वो माल कमाने के लिए चाहिए कि हम अपनी पार्टी को फाइनेंशियली कैसे इंक्रीज करेंगे। इस देश के नेताओं ने अगर कभी जनता के बारे में सोचा होता तो देश की यह हालत ना होती, आज हमारा देश बहुत समृद्ध होता। यहां आकर तो नेताओं का पहला सिस्टम ही ये होता है, क्योंकि उसका कारण है कि आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण ने यह स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। देश की फाइनेंस मिनिस्टर का यह बयान है। इसका मतलब इतना पैसा इस इलेक्शन में खर्च किया जाता है तो कोई इतना पैसा सेवा के लिए खर्च नहीं करता, वो मेवा कमाने के लिए आया है। तो मैं नहीं मानता कि ये ऐसा होगा। दूसरा, आजकल मैं मोदी जी के भाषण सुन रहा हूं, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, आज तक 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी की भी सरकार नहीं थी, मोदी की सरकार थी। तो आज ये कहना कि एनडीए
पहले भी था, एनडीए आज भी है। मोदी जी, मैं ये कहता हूं कि अगर आदमी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर ले तो उस प्रॉब्लम को ठीक भी किया जा सकता है। जैसे आज हमारे जो देश का मीडिया है वो बेशरम हो चुका है, नेता बेशरम हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है, जनता समझ सब कुछ रही है, लेकिन जनता करे क्या। आज कंगना रनौत ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बात बोली है। क्यों बोली है? इसका मतलब अभी तूने और गंद बोलना है। ये कहे कि नहीं, मैं आज के बाद मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मैं लोगों की हूं। 1 मिनट के लिए जितने भी एमपीज हैं अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर देखिए, वो साइकिल पे भी घूम लेते हैं। ऐसा शोषा, ऐसा टंटा सिर्फ भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में है। यूरोप के अंदर अगर प्रधानमंत्री गोलगप्पे खाने भी जा सकता है, पेस्ट्री खाने भी जा सकता है, अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट भी जा सकता है, उन्हें डर क्यों नहीं है? जो अच्छा काम करता है डेफिनेटली उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कंगना ने इस बीच एक बात भी बोली है कि पंजाब में जो है आतंकवाद और ये जो उग्रवाद बढ़ रहा है थप्पड़ खाने के बावजूद। आप देखिए, मैं उस पर डेफेमेशन केस करने जा रहा हूं। मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में बोला कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री आए हैं, ठीक है। अगर वो आके ये कह दें कि यहाँ पे आतंकवादी थे, यहाँ पे खालिस्तानी थे, तो यहाँ पे वो आए तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत हुई? पहले तो आप सारों से ये बयान दिलवाइए। दूसरा, जो बीजेपी की इकाई है पंजाब की, वो मुझे बताए कि उसका वोट परसेंट जो बढ़ा है यहाँ पे इस बार 8% से करीबन 17 से 18% हुआ है। क्या उन्होंने खालिस्तानियों का वोट परसेंटेज लिया है? ये मुझे इसका जवाब दे दे। या जो बीजेपी ने अपने 13 कैंडिडेट खड़े किए थे वो उस प्रदेश में खड़ा कर दिया जहां पे खालिस्तानी थे। तो कहने का मतलब ये है, इस थप्पड़ के बारे में तो कंगना रनौत अपने हर प्रोग्राम में हिमाचली थप्पड़ की बात करती रही। आज उसकी बहन ने बोला कि शायद उसको खालिस्तान से पैसा आया होगा। मैं आज ही तुझे बता रहा हूं रंगोली कि मैंने अपने नोटिस में तेरे से मांगा है कि या तो प्रूफ दे, उस मनी ट्रेल को दे कि जो उसको फंड आया है, नहीं तो दोनों बहनें चुपचाप करके अपनी माफी मांगे। नहीं तो हम यहाँ की जो बीजेपी इकाई है उससे कहेंगे कि आप अगर पंजाब के हैं, आपने पंजाब के अंदर ये वोट लिए हैं, अगर आपके दिल पंजाब के लिए धड़कता है तो अपनी इस एमपी से माफी मंगवाएं, पंजाब को जिसने उसको बदनाम करने की कोशिश की है। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या देश में हेट स्पीच बंद होगी? देखिए, ये सवाल बड़ा गहरा है और ये ना हर किसी के ऊपर ना अपना डिपेंड करता है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज टाइम टाइम पे जो हेट स्पीच देके फेमस होना चाहता है, तो अगर उसको रोका जाए, उसको उसी टाइम पनिश किया जाए, तो कोई भी ये छोटा और ओछा रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि समाज ही दूषित हो चुका है। बिग बॉस जैसे प्रोग्राम जहां पे सारी ही नेगेटिव एनर्जी के लोग आते हैं, क्यों? उनके साथ कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है, लोग वो जानबूझ के वो डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं ताकि वो शो में आ सके। तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो दिमागी तौर से बीमार हुआ है, जिसको फेमस होने के लिए नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव भाषा को बोलना एक बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में आ गया है। इससे हमें बचना होगा और इसके लिए मैं क्या अपने नेताओं को बोलूं, क्योंकि जो एग्जाम्पल सेट करता है ना वो देश का नेता करता है अपने लिए। लोग उस जैसा बनना चाहें, लोग उस जैसा करना चाहें, ऐसा एक भी नेता इस टाइम मुझे हिंदुस्तान में नजर नहीं आता जिसको आज का यूथ ये बोले कि ये है हमारा नेता और हम इस जैसे बनना चाहते हैं। ऐसी प्रभु इस धरती पे कृपा कर, ऐसा कोई भेज। ये वो देश है जहां धर्म को लेकर इतने मानने वाले लोग हैं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं। मैं उस प्रभु से ये अरदास करूंगा
कि कोई ऐसा मर्द अगमड़ा भेज, कोई ऐसा बंदा भेज जो इस भारत की छवि को फिर इस पूरे विश्व में ऐसी बना दे कि जिसका लोग अनुसरण करें और लोग उस जैसा बनना चाहें। आज मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं इकराम जी, आज पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसा नेता नहीं जिसको सुनने के लिए जनता आए। 500-500 रुपए खाना और ये सब मिलाकर जनता की भीड़ इकट्ठी की जाती है। कभी एक जमाना था कि लोग, पता लगता था कि वाजपेयी जी की रैली होने वाली है, पता लगता था कि आज इंदिरा गांधी की रैली होने लगती है, तो लोग गांव से आ जाते थे सुनने के लिए कि हमारा नेता हमें क्या कहने लगा है। तो ऐसे नेता की जरूरत है। मैं कहता हूं कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो घबराए नहीं, आए, आगे आए। इस देश को पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है, सभ्य लोगों की जरूरत है जो पॉलिटिक्स के अंदर रहकर भी इस देश को एक अच्छा और समृद्ध देश बना सके। बहुत शुक्रिया राजा जी। आपसे कल अहम, जैसे ही सरकार बदलेगी, एक अहम टॉपिक पर बात करूंगा। कल दोपहर के बाद में शपथ जैसे ही ग्रहण हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह, तब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। तो आप लोगों का एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी सर से, तब